और दोनों चार्ट्स में हमें एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ दिख रहा है। चार्ट 1 में प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर आता है। आप यहां से बाइंग ट्रेड में एंट्री करते हैं और प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स होकर ऊपर चला जाता है। लेकिन चार्ट 2 में जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर आता है तो आप फिर से बाइंग करते हैं, लेकिन इस बार प्राइस यहां से रिवर्स नहीं होता बल्कि आपकी एंट्री के ऑपोजिट चला जाता है और आप ट्रैप हो जाते हैं। अब आप सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या खास था पहले एफवीजी में जिससे आपका ट्रेड सक्सेसफुल हुआ, और ऐसा क्या था दूसरे एफवीजी में जिससे आपका ट्रेड गलत हुआ। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका ये डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप्स के 5 हिडन सीक्रेट्स को समझने वाले हैं, जिससे आप यह पहचान पाएंगे कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमें यूज करना चाहिए। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप आखिर होता क्या है। जब मार्केट में बड़े प्लेयर्स एंटर होते हैं तो प्राइस बहुत तेजी से एक दिशा में मूव करता है। तब लगातार 3 कैंडल्स के बीच एक ऐसी जगह बनती है जहां बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस नहीं होता। इसी इम्बैलेंस की वजह से चार्ट पर एक गैप बनता है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर इसे हम और आसान भाषा में समझें तो जब मार्केट बुलिश मूव कर रहा होता है तो कई बार हमें इस तरह से 3 कैंडल्स बनती हुई दिखाई देती हैं। इसमें जब हम पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच में हमें एक गैप बना हुआ दिखाई देता है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसका मतलब होता है कि प्राइस ने इतनी तेजी से मूव किया कि 3 कैंडल्स में जो बीच वाली कैंडल बनी उसमें मार्केट को बायर्स और सेलर्स के बीच बराबरी से रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। इसी वजह से उस जोन में एक इम्बैलेंस बन गया जिसे मार्केट अक्सर बाद में फिल करने की कोशिश करता है। इसी तरह से जब मार्केट बेरिश मूव कर रहा होता है तो कई बार हमें इस तरह से 3 कैंडल्स बनती हुई दिखाई देती हैं। इसमें जब हम पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई के बीच में हमें एक गैप बना हुआ दिखाई देता है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। बेरिश मार्केट में भी जब हमें फेयर वैल्यू गैप बना हुआ दिखाई देता है तो मार्केट अक्सर उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है ताकि उस इम्बैलेंस को बैलेंस किया जा सके। लेकिन जब हम चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो एक ही चार्ट पर हमें इस तरह से मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने लायक नहीं होता है। तो चलिए अब हम फेयर वैल्यू गैप्स के उन 5 सीक्रेट्स को समझते हैं जो किसी गैप को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना देते हैं। फेयर वैल्यू गैप को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाने वाला पहला फैक्टर है अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप। जब भी आप किसी फेयर वैल्यू गैप को देखें तो यह सुनिश्चित करें कि वह अनमिटिगेटेड हो, यानी प्राइस उस जोन को अभी तक टच न किया हो, क्योंकि अगर प्राइस पहले ही उस फेयर वैल्यू गैप को टच कर चुका है तो वह गैप मिटिगेट हो चुका माना जाएगा, और फ्यूचर में जब प्राइस फिर से उस जोन पर आता है तो वो गैप अक्सर काम नहीं करता। इसलिए आपको हमेशा अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप्स पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल माने जाते हैं। जैसे इस चार्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है और उसके बाद देखिए ये वाली कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट कर दी है। तो अब हमें इस फेयर वैल्यू गैप को यूज नहीं करना है। अब देखिए जब सेकेंड टाइम प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आया हुआ है तो प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं किया है बल्कि इसे ब्रेक डाउन कर दिया है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कोई भी फेयर वैल्यू गैप को हमें तभी यूज करना है जब प्राइस फर्स्ट टाइम उस फेयर वैल्यू गैप पर टच कर रहा हो। अगर प्राइस पहले से ही फेयर वैल्यू गैप को टच कर चुका है तो हमें उसे यूज नहीं करना है। फेयर वैल्यू गैप को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाने वाला दूसरा फैक्टर है रिएक्शन ऑन फेयर वैल्यू गैप। जब भी प्राइस फेयर वैल्यू गैप के जोन में वापस आता है तो हमें देखना होता है कि प्राइस का रिएक्शन कैसा है। अगर कैंडल उस जोन के अंदर क्लोज करती है तो इसका मतलब है कि प्राइस ने उस गैप को रिस्पेक्ट किया है और ये एक पॉजिटिव साइन है एंट्री के लिए। लेकिन अगर कैंडल पूरा जोन तोड़कर बाहर क्लोज कर दे तो समझ जाइए कि अब वह फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड अवॉइड करना ही बेहतर होता है। लेकिन अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप तक आता है, उसे टच करता है और वहीं से रिवर्स होकर एक पिन बार कैंडल बनाता है तो इस तरह का सेटअप एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप माना जाता है जिसे हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पिन बार कैंडल ये दिखाती है कि आखिरी समय में बायर्स ने मार्केट पर कंट्रोल ले लिया। फेयर वैल्यू गैप से इमीडिएट रिजेक्शन और पिन बार जैसी कैंडल का मतलब होता है कि वहां स्ट्रांग बाइंग हुई है। इसका यह भी संकेत हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशंस वहां से अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर चुके हैं।
इसलिए यह सेटअप हमें ट्रेड लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि हमें केवल उसी फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना है जहां प्राइस कोई क्लियर रिएक्शन दिखा रहा हो। अगर प्राइस बिना किसी रिएक्शन के उस जोन में जा रहा है तो ऐसे में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। तो चलिए अब अगले नेक्स्ट फैक्टर को समझते हैं। थर्ड फैक्टर जो एक फेयर वैल्यू गैप को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाता है वो है डोजी बेस्ड फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट में कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है तो वो 3 कैंडल्स से बनता है। एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वाली कैंडल, एक मिडिल कैंडल जहां इंबैलेंस क्रिएट होता है, और थर्ड कैंडल। अगर थर्ड कैंडल एक डोजी है तो इसका मतलब है मार्केट मोमेंटरीली कंफ्यूज है। बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है। और यही कंफ्यूजन जब एक इम्बैलेंस जोन यानी फेयर वैल्यू गैप के साथ मिलता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट एक पॉज ले रहा है और एक बड़ी मूवमेंट के लिए एनर्जी कलेक्ट कर रहा है। डोजी के बाद अगर अगली कैंडल कुछ इस तरह से एक पिन बार कैंडल बनती है जो पहले इस डोजी कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करके डोजी के लो के नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करती है, उसके बाद इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है और फिर वहीं से रिवर्स होकर ऊपर क्लोज कर देती है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग सेटअप बन जाता है। इसका मतलब होता है कि अब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देने वाला है, क्योंकि इस तरह की कैंडल ये दिखाती है कि सेलिंग प्रेशर को बायर्स ने अब्सॉर्ब कर लिया है। फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन और कैंडल का ऊपर क्लोज होना यह साबित करता है कि बायर्स अब मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं। इस सिचुएशन में हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में प्राइस के बुलिश मूव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। इसलिए जब भी आप डोजी बेस्ड फेयर वैल्यू गैप देखें और उसके बाद इस तरह का रिएक्शन बने तो उसे लाइटली मत लीजिए। ये एक क्लियर सिग्नल होता है स्मार्ट मनी एंट्री का। अब चलिए नेक्स्ट फैक्टर को समझते हैं। फोर्थ फैक्टर जो किसी फेयर वैल्यू गैप एफवीजी को एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाता है वो है कॉन्फ्लुएंस बेस्ड एफवीजी। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई एफवीजी किसी और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल जोन के साथ अलाइन करता है, जैसे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर स्ट्रक्चर या फिर कोई प्रीवियस सप्लाई या डिमांड जोन, तो उस एफवीजी के रिस्पेक्टेड होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मार्केट में जब मल्टीपल टूल्स या कॉन्सेप्ट्स एक ही जगह पर अलाइंड होते हैं तो वहां से प्राइस के रिवर्स होने या रिएक्ट करने का चांस बहुत अधिक होता है। इसी कॉम्बिनेशन को हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी चार्ट में एक बुलिश एफवीजी बना है और वही एफवीजी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ अलाइंड है, तो इस फेयर वैल्यू गैप को हाई प्रोबेबिलिटी जोन माना जाता है। जब प्राइस दोबारा इस एफवीजी जोन तक आता है तो वहां से प्राइस के रिवर्स होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं और यह सेटअप सबसे हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल सेटअप्स में से एक माना जाता है। इसी तरह के एक सेटअप को इस्तेमाल करके मैंने हाल ही में एक ट्रेड किया था जिसमें मैंने काफी अच्छा मूव कैप्चर किया। चलिए अब उस लाइव ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। जैसा कि अभी आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, प्राइस यहां पे बुलिश मूव किया हुआ है और उसके बाद जब प्राइस यहां से एक पुल बैक दिया है तो यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। अब देखिए, जब प्राइस यहां से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ इम्बैलेंस बनाते हुए ऊपर गया है तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकआउट कर दिया है। इसका मतलब है कि अब ये ऑर्डर ब्लॉक एक ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है और इसी ब्रेकर ब्लॉक के साथ हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप है। इस मोमेंटम के दौरान हमें 3 फेयर वैल्यू गैप बने हुए दिख रहे हैं, लेकिन सबसे हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप हम उसे ही मानेंगे क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप एक ब्रेकर ब्लॉक के साथ अलाइंड है। तो अभी मैं यहां पे एक पुलबैक का वेट कर रहा था जब प्राइस एक पुलबैक देते हुए इस हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप पर आया था और इसी जोन पर एक पिन बार कैंडल फॉर्म कर दिया था। तो मैं यहां पे समझ गया था कि अब यहां से बायर्स प्राइस को फिर से अपने कंट्रोल में करने लगे हैं और अब प्राइस यहां से फिर से ऊपर जा सकता है। तो इसी कंफर्मेशन के साथ मैं भी यहां से वट लॉट के साथ बाइंग ट्रेड में एंटर हो गया था। इसमें मैंने अपने स्टॉप लॉस इस ब्रेकर ब्लॉक से थोड़ा नीचे रखा था और मेरा टारगेट इस स्विंग हाई से थोड़ा ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि अब प्राइस के इस हाई के ऊपर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक थी। उसके बाद आगे क्या हुआ था देखिए।
तो जैसा कि आपने देखा कि जब हम इस ब्रेकर ब्लॉक पर फेयर वैल्यू गैप देखकर बाइंग ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो प्राइस यहां से ऊपर चला जाता है और हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। अगर आप भी सही फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करके पेशेंस के साथ सही तरीके से यूज करेंगे तो आप भी मार्केट में अच्छे मूव कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेडिंग में कुछ भी सीख लीजिए, आप उससे पैसे नहीं कमा पाएंगे। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, एक तो सही नॉलेज और दूसरा किसी एक कॉन्सेप्ट में गहराई से मास्टरी। मार्केट में हर चीज यूज करने से बेहतर है कि आप एक चीज को इतनी बार सीखें, समझें और प्रैक्टिस करें कि वो आपके अंदर ऑटोमेशन की तरह बैठ जाए। चाहे वो फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो या मार्केट स्ट्रक्चर। जब आप एक कॉन्सेप्ट को बार बार ऑब्जर्व करके उसे रियल मार्केट में कॉन्फिडेंटली अप्लाई करने लगते हैं, तभी आप मार्केट से लगातार पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में नॉलेज तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन मास्टरी तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, और जो लोग पहुंचते हैं वो ही बनते हैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। तो ये था हमारी आज का एपिसोड, जिसमें हमने कुछ हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप्स को समझने का ट्राई किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को